अस्सलाम वालेकुम। ये मैं हूँ, ये मेरी चाय है और ये आप लोगों के लिए वीडियो बन रही है। अच्छा जी, बात हो रही थी कि C-FAP 6 ऑडिट एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, इसकी तैयारी कैसे की जाए। हाउ डिड आई पास दिस पेपर इस पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं जी। जो जिन चीज़ों का मैंने ख्याल रखा, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग भी उन चीज़ों का ख़ास तौर से ख्याल रखें। नंबर 1 ये है कि डिसाइड करें कि भाई पेपर पास करना है और उसके लिए एक एफ़र्ट की ज़रूरत होती है, वो आपने करनी है। अगर आपकी 3 से 4 अटैम्प्ट लग गई हैं, इससे ज़्यादा अटैम्प्ट भी लगती हैं लोगों की लगी हैं, तो आप देख लें जी कि आपकी प्रैक्टिस क्या रही है पढ़ाई करने की, इस पेपर को अप्रोच करने की। आपने उस अप्रोच को रद्दी में डाल देना। जो आइज़ा नोट्स आप पढ़ रहे थे ऑडिट के लिए, वो आपने रद्दी में डाल देना है, किसी को दे देना है। नए स्टैंडर्ड्स बाय करने आपने, अप्रोच बिल्कुल चेंज करनी है, ड्रास्टिकली आप चेंज कर दें अप्रोच, जो पेपर पास करवाने के लिए आपकी ज़रूरी है। बैड हैबिट्स आपकी जो भी थी पेपर के दौरान, तैयारी के दौरान, के चीज़ों को छोड़ देना, टॉपिक्स को स्किप कर देना, लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस, ड्राफ्टिंग आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की ड्राफ्टिंग की। जिन सवालों से खौफ आता था या एक दो सवाल आप कहते थे कि यार रह भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है, ये आप सोच अपने जहन से निकाल दें। ये सोच जहन में डालें, आपने पास करना है। ये पेपर पास नहीं करना, आपने हर वो सवाल पास करना है जो उस पेपर के अंदर आएगा। मतलब आपने तैयारी हर टॉपिक की करनी है दोस्त। कोई भी टॉपिक आपने ये नहीं छोड़ना है कि यार ये जब आएगा तो एग्ज़ाम में मैं देख लूँगा। एग्ज़ाम में छपाई के सवाल भी बंदा वही छाप सकता है जिसने स्टैंडर्ड पढ़ा हो। हमारी बदकिस्मती ये रहती है कि हम नोट्स के पीछे भागते रहते हैं। नोट्स दे दो, समरी दे दो, टाइम नहीं है दोस्त, टाइम निकालना पड़ेगा। ये पेपर टाइम के बगैर नहीं होगा। तो प्रो टिप ये है कि भाई जो स्टैंडर्ड्स आप पढ़ रहे हो उन चीज़ों का आप स्क्रैप करो 100%। कोई पुरानी आपने किताबें कॉपियाँ नहीं रखनी है, नए सिरे से आपने नया सब्जेक्ट पढ़ना है। आप जैसे पहली बार अटैम्प्ट कर रहे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, सारा मटेरियल आपने खुद बनाना है। दूसरी चीज़ ये है कि यार ये 3 किताबें जो है, ब्लू स्टैंडर्ड जो हैं हमारे, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, पेपर से इससे नहीं आता। पेपर आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर से भी आता है, एक्सपीरियंस से आता है। और ICAP की वेबसाइट पे आप जाएंगे टेक्निकल रिलीज़ में, ऑडिट एश्योरेंस के अंदर, उसमें भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, वहाँ से भी कुछ आ जाती हैं चीज़ें पेपर के अंदर। जॉइंट ऑडिट जैसे है वो स्टैंडर्ड में कहीं भी नहीं है, वो अलग से आपकी गाइडेंस है, वहाँ से चीज़ें आती हैं। कोविड पे सवाल आते हैं, कोविड एक तरह की गाइडेंस आपको स्टैंडर्ड में मिल जाएगी, उसकी रोशनी में वो सारी जो है वो ICAP की गाइडेंस एक बनी हुई है, आप वो देख सकते हैं। गोइंग कंसर्न आप गो थ्रू कर सकते हैं, वो चीज़ें इन डेप्थ में जाके जो स्टैंडर्ड में नहीं है और जिन चीज़ पे सवालात बन सकते हैं, प्रैक्टिकल सिनेरियोस हैं, आप उनको डील करें, प्लीज़ उनको स्टडी कीजिए। तीसरी चीज़ पेपर 100% अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। ये चीज़ ऐसे नहीं होती कि मैं पेपर में गया हूँ, जा रहा हूँ पेपर अटैम्प्ट करने के लिए, मैंने कहा यार आज तो 100% पेपर अटैम्प्ट करना है। नहीं, ये चीज़ आपने आज सोचनी पड़ेगी, आपको आज डिसाइड करनी पड़ेगी। पेपर का कॉम्बिनेशन आपने किस तरह से उठाना है, कितना टाइम आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते, इस तरह की तैयारी आप कर भी सकते हैं, तो आप फिर जाएँ इस पेपर के लिए। ये पेपर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत हो। एक अच्छी अप्रोच और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, आइज़ा की अंडरस्टैंडिंग आपको हो तो आप ये पेपर निकाल सकते हो। बात हो रही थी कि 3 घंटे में आपने पूरा पेपर करना है और आपने 10 मिनट तो 5 मिनट कम से कम आपने रखना है प्रूफ रीडिंग के लिए, कि आप देख सकें कि यार कोई गलती तो नहीं हुई है, कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई है। उसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है। लेट्स से एक हर अटैम्प्ट में एक फेवरेट क्वेश्चन है ICAP का, ऑडिट रिस्क का, 20 से 22 नंबर का या 25-23 नंबर का सवाल भी वो आ जाता है। उसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है कि 50 से 60 मिनट मुझे पेपर के अंदर लगते थे 22 नंबर के सवाल को करने के लिए, जो कि सवाल 33-30 मिनट से 35 मिनट के दरमियान आइडियली हो जाना चाहिए। अगर वो 1.5 का फैक्टर लगाऊँ 22 नंबर पे, इट विल मेक 33 मिनट्स। तो 33 मिनट्स में आपका वो सवाल हो जाना चाहिए, नहीं हो पाता। उसकी आप लग के प्रैक्टिस कीजिए। ऑडिटर्स बैंक मैंने शेयर किया हुआ है ग्रुप के अंदर, आप ऑडिटर्स बैंक को अगर देखेंगे तो आप हर अटैम्प्ट के अंदर तकरीबन 50-60%, इवन 70% भी ऑडिट रिस्क जो है वो रेपिटेटिव आते हैं। फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो ऑडिट रिस्क जो है वो ट्रिगर होता है। ऑडिट रिस्क की ड्राफ्टिंग सेम रहती है, प्रोसीजर वही की ऑडिट प्रोसीजर है वो सेम रहता है। मार्किंग प्लान की बात होती है जी, मार्किंग प्लान को आप देखें,
तो 22 नंबर का सवाल अगर ऑडिट रिस्क है तो डिवाइड बाय 2 करें इसको, तो हर रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए 1 नंबर देता है कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कम से कम 11 रिस्क तो आइडेंटिफाई करना है, ज़्यादा ज़्यादा भी 11 रिस्क है वो आपने आइडेंटिफाई करने पेपर में, इससे ज़्यादा आपने एफर्ट नहीं मारनी है। 2 प्रोसीजर बहुत होते हैं, 0.5 नंबर का 1 प्रोसीजर देता है, तो आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं जी। 2 प्रोसीजर बहुत हैं, जहाँ पे आपको लगे हाँ आप 3 से 4 चले जाएँ, लेकिन वो 1 से 2 से ज़्यादा रिस्क में नहीं करेगा। हाँ फ्रॉड रिस्क आ जाता है, बहुत बड़ा है, गोइंग कंसर्न का आ जाता है, उसमें आप जा सकते हैं 3 प्रोसीजर 4 प्रोसीजर तक मैक्सिमम। बाकी डेफर टैक्स की बात रहती है तो 2 प्रोसीजर की और प्रोसीजर विल बी इनफ। स्टैंडर्ड की रीडिंग की हैबिट बना लीजिए। मैंने सॉफ्ट कॉपी लेटर्स जो है वो शेयर की है। अगर आप फर्म में काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो प्रैक्टिकल सिनेरियो आपके पास साथ चल रहा है, जो आप क्लाइंट कर रहे हैं, उस पर आप अप्लाई करते रहें उन ऑडिट स्टैंडर्ड को जिस हद तक पॉसिबल हो सके। अपने सीनियर से पार्टनर तक अप्रोच है तो वहाँ से गाइडेंस आप ले सकें कि सर ये पैरा है तो इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच इस क्लाइंट पे इस तरह मैं देख रहा हूँ तो क्या होगी। वहाँ से आपको भी एक इंसाइट मिल सकती है चीज़ों की। अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस यूज़ करें, अपने दोस्तों से कंसल्ट करें जहाँ भी हो सकती है। मतलब कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको ऐसी ब्लैंक नहीं छोड़ें, हो सकता है उससे सवाल उठकर आ जाए डायरेक्ट, तो उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। ग्रुप पे भी दे सकते हैं पैरा, मैं कुछ करूँगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँ जितना तक हो सके। तो किसी भी चीज़ को दोस्त छोड़ना नहीं है, 100% चीज़ें कवर करनी है। नोट्स के पीछे मत भागें, टीचर्स की समरीज़ के पीछे खुदा के वास्ते मत भागें। वो होता क्या है कि आप नोट्स पढ़ते समरी पढ़ते हैं तो आपका माइंड एक जगह पे आके लिमिटेड हो जाता है, आप उतना ही सोचते हैं। हमारी आदत है, हमारे पास अगर 5 पेजेस आएंगे किसी चीज़ के और मैं उसको पढूं और मुझे कोई बोले कि यार थोड़ी देर बाद के बताओ ज़रा उन पेजेस में लिखा क्या था, मैं हार्डली कोई 2 पेजेस 3 पेजेस की बात रिपीट कर सकूँगा। अब जो 15-20 पेजेस का स्टैंडर्ड मेरे पास आए 1-1.5 पेजेस की समरी में, मैं उसमें से कितना रिप्रोड्यूस कर सकूँगा, ये सोचने वाली बात है। तो स्टैंडर्ड्स को पढ़ें, स्टैंडर्ड्स की लिंकिंग को समझें, एक्सप्लेनेटरी पैरा को देखें, तो उसको समझने की कोशिश करें आप। आईकैप के पास्ट पेपर्स को कोशिश करें कि आप अटैम्प्ट करें। अटैम्प्ट करने से मुराद एक बार तो आप गो थ्रू करें उसको। अटैम्प्ट कर रहे हैं आप पास पेपर तो आप देखें उसको ओपन बुक इन्वायरमेंट में आप करें। क्वेश्चन आपने उठाया, आपने देखा कि यार इसका आंसर स्टैंडर्ड में कहाँ से हो सकता है। वंस आपने स्टैंडर्ड एक बार गो थ्रू कर लिए ना सारे, 1 बार 2 बार 3 बार तो आपने करने हैं स्टैंडर्ड, पूरे स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, तो आप ख़ुद को एक मॉक सिचुएशन में रखिए और कोशिश कीजिए कि उस सवाल को स्टैंडर्ड से आप सॉल्व करें। सजेस्टेड आंसर फिर आप देखें, सजेस्टेड आंसर अगेन सजेस्टेड आंसर होता है, वेरी भी कर सकता है उससे आंसर, लेकिन एक चीज़ है कि आपने अप्रोच बना लेनी है। अब बात आती है कि अप्रोच की जी, पेपर के अंदर मैं सवाल को किस तरह से समझूं। तो रिक्वायरमेंट में वो आपको या तो ऑडिट मैनेजर बनाता है या ऑडिट इंगेजमेंट पार्टनर बनाता है, आपको EQCR पार्टनर बनाता है, आपको टैक्स पार्टनर बनाता है, आपको कंसल्टेंट बनाता है। तो आपको सबसे पहले रोल समझना पड़ेगा, इन सब का रोल क्या है, इंगेजमेंट पार्टनर का रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इंगेजमेंट पार्टनर, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इंगेजमेंट पार्टनर की ये कि यार ओपिनियन सही जाए ठीक है, जो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो ओपिनियन सही जाए। टैक्स पार्टनर का क्या रोल है भाई, रिटर्न सही भर जाए यार, रिटर्न सही भर जाए, रिटर्न में कोई मसला ना हो। EQCR पार्टनर का क्या रोल है, क्वालिटी कंट्रोल पार्टनर का, कि उस इंगेजमेंट में जो क्वालिटी कंट्रोल हो रहे हैं वो सारे तो सही तरीके से अप्लाई हो जाएं। फर्म वाइड क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर कहीं EQCR पार्टनर के हवाले से सवाल आ जाए तो इंगेजमेंट तक ही आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना, अपने फर्म के हवाले से भी देखना है, बातें करनी है, पॉलिसीज़ प्रोसीजर को आपने रिव्यू करना है। तो इसके लिए IASA 220 ISQC 1 इसको हल्का मत लीजिएगा प्लीज़। लास्ट अटैम्प्ट का सवाल आप उठा के देख लीजिए, वो सवाल सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स से नहीं था, तो कोड ऑफ एथिक्स की वो एक आध टर्म यूज़ करके वो उड़ गया वहाँ से, ठीक है। ISQC 1 उसमें ISA 220 उसके अंदर कोड ऑफ एथिक्स भी आपने जिक्र करना था, लेकिन जिन बच्चों ने सिर्फ कोड ऑफ एथिक्स लिखा तबाह थी हुई हो। तो आपने अपने माइंड को दोस्त बड़ा रखना है, टाइम पे आपने काबू में रखना है, ऑडिट स्टैंडर्ड को दोस्त बना देना है। ये 3 ऐसी गाइडलाइन है जिसकी वजह से आपका पेपर इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ निकल जाएगा। ये ग्रुप बनाया है, ग्रुप को इंटरेक्टिव रखें ज़्यादातर,
यूट्यूब के चैनल को हमारे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। उससे ये होता है कि खून बढ़ता है। हम ये चीज़ बिल्कुल कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं कि जो चीज़ हमने फेस की है, मुश्किलात हमें पेश आई हैं, वो आप लोगों को पेश ना आएँ। जिन सब्जेक्ट में हमारी मेहनत लगी है, टाइम लगा है, तो हम अपने एक्सपीरियंस से समझाना चाहते हैं आप लोगों को कि वहाँ आप लोग टाइम वेस्ट ना करें। आप लोग एक कंसंट्रेटेड एफर्ट के साथ एक जगह पे काम करें और इस पेपर को आप पास कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको कितनी बातें समझ में आई हैं, क्या चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपनी मुश्किलात से भी हमें आगाह करें कि जब पेपर तैयारी करते हैं तो आपको क्या मुश्किलात आती हैं, तो उसका एक सोल्यूशन जो है वो निकाल के आपके सामने एक म्यूचुअली वो पेश किया जाए कि आप इस तरह से चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग ऑनलाइन स्कूल ऑफ ऑडिट अकाउंटेंसी। थैंक यू वेरी मच।